लास्ट क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 का हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था एंड देन 16 एंड 17 किया था. So today we shall be doing question number 15 and 18 से लेकर के 23 तक. Okay? जी सर. So miscellaneous exercise chapter 5 class 12 NCERT question number 15. ध्यान से समझना, काफी लेंथी क्वेश्चन है. If x minus a whole square plus y minus b whole square equals to c square. इसको पहला इक्वेशन कंसिडर कर लो. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एकदम आसान से आसान तरीके से बताने का. इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कई बुक में बताया गया है, बट मैं आपको बहुत आसान तरीके से कोशिश करूंगा बताने का. ध्यान से समझिएगा. पहला काम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x माइनस ए होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका हो गया 2x माइनस ए, और x का 1 होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं. 2 इंटू वाई माइनस बी, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, इक्वल्स टू सी स्क्वायर का 0. क्योंकि सी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसको हमने ले लिया 0. ठीक है. 2 को हटा दो क्योंकि 2 का कोई काम नहीं. 2 कॉमन लेकर के दूसरी तरफ भेज दोगे तो 0 बन जाएगा. तो 2 का कोई काम नहीं, हटा दो इसको. ठीक है, 2 का कोई काम नहीं. जी. तो ये बन गया आपका x माइनस ए प्लस y माइनस बी dy बाई डी एक्स equals to 0. So take this as equation number 2. Now again differentiating with respect to x. So we have x minus a का डेरिवेटिव 1 प्लस y माइनस b का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. यहाँ पर दो फंक्शन है. ठीक है, एक है y माइनस बी, दूसरा dy बाई डी एक्स. तो प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा, dy बाई डी एक्स प्लस y माइनस बी इंटू dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से दिस विल बी 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो एक सेकंड, एक छोटा सा काम आ गया. एक सेकंड. नहीं सर, हाँ एक सेकंड सर. हाँ सर. तो इसको आप ले लो थर्ड इक्वेशन एंड यहाँ से y माइनस बी एलिमिनेट कर लो. तो यहाँ से y माइनस बी अगर आप निकालते हो तो y माइनस बी क्या होगा, ये होगा आपका क्या, -1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ये आपका y माइनस बी हो गया. पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस बी इन इक्वेशन इसमें रखोगे, इक्वेशन 2 में रख दो, इन इक्वेशन 2. So we will have x minus a. इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 में है x माइनस a प्लस y माइनस b dy बाई डी एक्स. तो y माइनस b की जगह रख दो. दिस विल बी x माइनस a प्लस y माइनस b की जगह आप पूरा ये इक्वेशन रख दो,
माइनस 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखो ये यहाँ पर क्या था, प्लस माइनस माइनस हो गया है ना, ये प्लस साइन था और ये इधर माइनस साइन, माइनस हो गया। अब दूसरी साइड लेके चले जाओ, x माइनस ए निकाल लो। सो x माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इनटू dy बाय डी एक्स, ठीक है। ये आप जी सर। इक्वेशन 4 इसको मान सकते हो। नाउ put the values of ध्यान से समझना, the values of x minus a and y minus b। एक बार ये समझा करके फिर दोबारा समझाऊंगा। ये 3 स्टेप में ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक्चुअली में 3 ही स्टेप है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x minus a and y minus b in इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आपका बस शुरू में जो था x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी, इधर x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, बस इसमें रख देना है आपने, ठीक है। तो x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस ए क्या है आपका, x माइनस ए पूरा है ना, तो ये पूरा रख दो, x माइनस ए पूरा है आपका। तो दिस विल बी 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इसका स्क्वायर, क्योंकि x माइनस ए होल स्क्वायर था और dy बाई dx भी था साथ में मल्टीप्लाई आपका, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर। तो y माइनस बी आपने निकाला हुआ है, y माइनस बी क्या था आपका, दिस वन, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन नहीं रहेगा, बस ये ध्यान रखना। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इन सब का होल स्क्वायर, ये आपका सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, ये पूरा जो टर्म है, इस पूरे टर्म का क्या है, इक्वल है। ये दोनों टर्म जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो मतलब इनको हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म को, ये इन दोनों टर्म में ये कॉमन है, इसलिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऊपर में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है जी सर। ये आपका अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर, ये कॉमन है। और यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर रह गया और इधर से 1 रह गया, ये कॉमन रह गया और इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, न्यूमरेटर को अलग स्क्वायर कर लो, डिनोमिनेटर को अलग कर लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा पर्पस है, एंड we will the purpose after we do the steps। okay, 1 plus dy by dx होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन d2y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिर्फ हमने जैसे a बाय बी होल स्क्वायर है तो उसको a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं, वही काम किया है और कुछ भी नहीं किया हमने। जी और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो समझ में नहीं आया। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख लो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर और ये पूरा इक्वल्स टू सी स्क्वायर।
अब देखो ये दोनों टर्म जो है, फिर से यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों सेम है। ये ब्रैकेट के अंदर जी जो सर। टर्म है ये दोनों सेम ही है। तो एक्चुअल में पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बस पावर चेंज हो जाएगा इनकी। तो इसके पावर को हम चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और ये पूरे का पावर 3, और नीचे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज है इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यही आया हमारा। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ऐसा कर क्यों रहे, सवाल ये है स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रूव करना है ना, प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं तो इसमें स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, taking square root on both sides, taking square root on both sides, both sides। तो अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ये पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू सी, दिस इज इक्वल्स टू सी। ठीक है। अब ये क्या करना जी था, सर। इसको प्रूव करना था कि दिस इज ए कांस्टेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अपॉन ए एंड बी। तो सी तो कांस्टेंट है, तो लिखेंगे क्लियरली इट इज अ कांस्टेंट independent of A and B। यही प्रूव करना था आपको। बड़ा सा एक्सप्रेशन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्या स्टेप्स है। ये टोटल जो ये कहानी है ये 3 स्टेप्स की है ना। क्या कहानी है, पहला तो इक्वेशन जो दिया हुआ है आपको उसको इक्वेशन 1 ले लिया आपने और फिर डिफरेंशिएट कर लिया। फिर दूसरा इक्वेशन आपको बना, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको एज इट इज इक्वेशन 2 ले लिया और फिर दोबारा से डिफरेंशिएट किया आपने। यहां से 3 स्टेप क्या है कि एक तो 3 आपने इक्वेशन बना ली। इसके बाद क्या करते हैं कि थर्ड इक्वेशन से y माइनस बी की वैल्यू, ठीक है, निकाल करके सेकंड में रख दिया, और सेकंड में रखने के बाद x माइनस ए की वैल्यू निकाल लिया, और फिर जब x माइनस ए और y माइनस बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया तो इन दोनों की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो उससे हमारा आंसर आ गया। अब सवाल ये है, मन में ये आ रहा है कि ये क्या स्टेप्स रखने हैं हमें, ऐसा करा क्यों हमने। देखो इसके पीछे सिंपल लॉजिक है, ऐसा इसलिए किया हमने, इसमें रखने वाली कोई स्टेप्स वाली बात नहीं है। इसलिए किया, एक्चुअल में हमने क्या किया कि x माइनस ए और y माइनस बी को एलिमिनेट कर दिया। उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का हेलो। मतलब ये हो हाँ। गया कि a और b को एलिमिनेट कर दिया। प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था इट इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो जो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी लैंग्वेज यूज किया, इसको हमने पिक कर लिया और इस पर हमने सोचना शुरू किया हाँ। कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी है, इसका मतलब अगर हम ये पूरा का पूरा जो है, अगर ए को, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे तो उनको मिल नहीं रहा था, उन्होंने क्या कहा किया, पूरा पहाड़ ही उठा लिया। अब ए बी अलग करना मुश्किल लग रहा था हमें, हमने क्या किया, पूरा एक्स माइनस ए वाली टर्म को गायब कर दिया, छू गायब। दूसरा y माइनस बी वाले टर्म को गायब कर दिया। अब ये टर्म गायब कर दिया तो ये जो बचा वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, ऑब्वियस था, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस। सो आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक है, 16 हाँ। 17 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो 18 से लेकर 23 तक, क्वेश्चन 18 से 23 तक हमारा टारगेट है, पूरा करना है इसको। तो क्वेश्चन 18 पहले लेते, क्या कहता है,
if fx equals to modulus function of x cube, fx है आपका mod x cube, prove that f double dash x exists for all real value of x, find it. ठीक है, find it. जी सर। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है, पहले इस फंक्शन को डिफाइन तो कर ले। तो ये माइनस एक्स होता है इफ एक्स लेस देन 0, ये एक्स होता है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने डिफाइन कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया हमने, वी डिड ट्रेमेंडस जॉब। नाउ फर्दर व्हाट वी कैन डू, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक है। तो हम दो पार्ट में ले लेते हैं, क्योंकि मॉड एक्स का तो डिफरेंशिएशन नहीं है, सीखा नहीं है हमने, लेकिन एक्स का सिखा है, माइनस एक्स का सिखा है। तो दो केस ले लेते हैं, केस वन एक्स लेस देन 0, और अगर एक्स लेस देन 0 लेते हैं तो यहां से मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स का क्यूब है, और इसका मतलब माइनस एक्स क्यूब है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया माइनस 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया, माइनस 6x हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले केस से हमारा माइनस 6x आ गया। अब दूसरा केस, केस टू व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो ये जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है, इसका वैल्यू x है, तो इसका मतलब फंक्शन का जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू नहीं, मतलब फंक्शन जो है वो एक्स क्यूब है। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा, 3x स्क्वायर है, और एफ डबल डैश एक्स क्या है बेटे, ये 6x है। इसका मतलब ये दोनों तो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर we can conclude that f double dash x exist, दोनों केस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे f डबल डैश x exist for all real x, for all x belongs to R, क्योंकि लेस देन 0 के लिए ले लिया, ग्रेटर देन 0 के लिए ले लिया, तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारा ऑल रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन 19। तो इसमें है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स x to the power n equals to nx n minus 1 for all positive integer n। मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है, तो हमने इसको पी एन ले लिया इस एक्सप्रेशन को, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू n x to the power n minus 1। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 1, तो p1 क्या हो जाएगा, p1 इज डी बाई डी एक्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स एक्स क्या हो गया, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, विच इज 1 इंटू एक्स की पावर 0 इक्वल्स टू 1, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। लेट Pk बी ट्रू, लेट Pk बी ट्रू। ये स्टेप्स है, रूल नहीं है, ये स्टेप्स है, मतलब इस रूल को फॉलो करना है हमें। लेट पीके बी ट्रू, तो अगर पीके को हमने ट्रू एज्यूम किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर के, एन को रिप्लेस करना है के से, ये हो जाएगा के एक्स की पावर के माइनस 1 हो जाएगा, एंड वी हैव एज्यूम दैट ये सही है, ट्रू है, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल prove that pk plus 1 will also be true if pk is true, वैसे तो ये इंडक्शन वाले क्वेश्चन
इस बारी जो अभी लेटेस्ट सिलेबस आया है वो 11th के भी सिलेबस से हटाया है, तो आने के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर ही है बोर्ड में, बस समझ लो। ठीक है, सो वी आर टेकिंग पी के प्लस 1, तो पी के प्लस 1 क्या होगा, डी बाई डी एक्स। ठीक है, और ये x की पावर k प्लस 1। ठीक है, और इसको प्रूव करना है k प्लस 1 x की पावर k प्लस 1 माइनस 1 दैट इज k। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालो तो डेरिवेटिव तो वही होता है क्या, x टू दी पावर k प्लस 1 का डेरिवेटिव k प्लस 1 x की पावर k प्लस 1 माइनस 1, यही होता है। तो दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, दैट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। हैंस यहाँ पर लिखेंगे हैंस pk प्लस 1 is true, therefore it is true for all and belongs to natural number। ठीक है, it is true for all and belongs to natural number। Now coming to question number 20, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स का रूल से फॉलो करना है। डेरिवेटिव्स निकालोगे, डिफरेंशिएशन निकालोगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कह रहा है कि डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे इसका, तो ये जो है cos a प्लस बी की आइडेंटिटी देगा। डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, कोसाइन का सम फॉर्मूला देगा। तो देखो LHS और RHS दोनों का डेरिवेटिव निकालते हैं हम। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो साइन a प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, cos a प्लस बी, दैट इज फॉर ट्रू। लेकिन a प्लस बी वेरिएबल है, तो a प्लस बी के वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ राइट हैंड साइड में क्या बनता है आपका, तो देख लो। साइन ए का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ए का डेरिवेटिव कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन बी। यहाँ पर समझ में नहीं आया कुछ बच्चों को, एक सेकंड। अब इसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया, अब इसी तरीके से इस टर्म के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो इस टर्म के लिए अगर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, तो कॉस ए का डेरिवेटिव पहले कॉस ए ले लो, प्लस कॉस ए और साइन बी का डेरिवेटिव ले लो, साइन बी का डेरिवेटिव कॉस बी। ठीक है, और प्लस कॉस ए का डेरिवेटिव ले लो, साइन बी इंटू कॉस ए का डेरिवेटिव, तो साइन बी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो कॉस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, दोनों को ठीक से लिख लो इसको। ये हो गया आपका कॉस यहाँ पर एक चीज और कमी रह गई, जब आपने साइन ए का डेरिवेटिव कॉस ए लिया और इधर dA बाई डी एक्स लिया है, तो इधर भी आपको dA बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है dA बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको सुधार करके लिखना पड़ेगा फिर से आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका कॉस ए कॉस बी इंटू dA बाई डी एक्स माइनस साइन ए साइन बी इंटू dA बाई डी एक्स, ये पार्ट छूट गया था इधर, dB बाई डी एक्स, सॉरी dB बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे साइन बी कॉस बी का डेरिवेटिव लिया है आपने, तो वेरिएबल बी हो गया, और फिर प्लस
यहाँ पर आपने साइन ए किसका डेरिवेटिव लिया था, साइन ए का। यहाँ पर आपने कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए का माइनस साइन ए लिया आपने, कॉस ए कॉस बी, साइन बी का डेरिवेटिव लिया। तो यहाँ से कॉस ए कॉस बी इंटू डी बी बाई डी एक्स, इंटू डी बी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी बी बाई डी एक्स इंटू डी ए बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये डी ए बाई डी एक्स को वाले टर्म को एक साथ, ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, और इधर हो गया डी ए बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से आपका फिर प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डी बी बाई डी एक्स, और दोनों आइडेंटिटी है कॉस की, तो ये हो गया आपका कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस बी डी बी बाई डी एक्स। अब देखो कॉस ए प्लस बी तो दोनों में कॉमन है, ये आधा पेज उड़ गया इधर भी, तो यहाँ से कॉस ए प्लस बी आप कॉमन ले लो, और इधर रह गया आपका डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। एल एच एस क्या था आपका, एल एच एस यही था, एल एच एस ऊपर ले जाओ जरा सा, ये देखो एल एच एस जो है यही था आपका, एल एच एस यही था। ठीक है, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, सो यहाँ से आपका एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, hence proved LHS equals to RHS। तो cos A प्लस B का सम कोसाइन का सम फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अगर आप cos A प्लस बी ना रखो तो cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी बन जाएगा ना भाई, और डी ए बाई डी एक्स प्लस डी ए बी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि प्रूव करने के लिए कह रहा है कि कोसाइन फॉर्मूला बनता है, सम ऑफ कोसाइन फॉर्मूला, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। इधर था एलएचएस में cos a प्लस बी, इधर था आपका cos a प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, और आरएचएस जो है आपने ये था cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी साइन बी, और ये ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, ब्रैकेट में ले लो, और इधर आपका डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, दोनों तरफ से डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स को आप कैंसिल कर लो, तो ये कोसाइन का फॉर्मूला बन जाता है, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस साइन ए साइन। करूंगा सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है एग्जाम्पल से रिलेटेड जब क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूछता नहीं है बोर्ड, क्योंकि एग्जाम्पल तो अलग अलग हो सकता है हर बच्चों का, तो हर बच्चों के अलग अलग आंसर्स होंगे, ये ठीक नहीं होता थोड़ा। ठीक है, इसलिए ये वाली क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? देखो बेटा, हम फंक्शन अगर इस तरह से लेते हैं, एक ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एक्स प्लस 1। आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना, होते हैं ना कंटिन्यूअस।
तो अगर कंटिन्यूअस होते हैं तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, ये सारे कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप देख चुके हो कि मॉड ऑफ x माइनस 1 डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा इसी से रिलेटेड और एग्जांपल ले सकते हो, एफ एक्स इक्वल्स टू आप ले लो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, ये भी एक फंक्शन है। तो ये दोनों कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव नहीं करने जा रहा मैं, जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एग्जांपल देना था। क्वेश्चन नंबर 22, इफ y इक्वल्स टू ये है आपका एफ एक्स, ठीक है, जी एक्स, एच एक्स, एल एम एन, ए बी सी, टू प्रूव dy by dx equals to f dash x, g dash x, h dash x, lmn abc। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। So applying derivatives y ले लिया हमने एक्सप्रेशन को, अगर तो dy by dx, y दिया हुआ था बेसिकली, तो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx, तो d of dx fx, d of dx dx, d of dx hx, और l m n a b c। ठीक है, और प्लस 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 एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ एल एम एन 0 0 0 ए बी सी। ठीक है, प्लस एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, और इधर हो गया आपका एल एम एन, ठीक है, एल एम एन, और इधर हो गया आपका 0 0 0। ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरह से, और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, ई डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी सी, क्योंकि बाकी तो जीरो, अगर तीनों एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स इन अ रो और कॉलम जीरोस, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बन जाती है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, यही हो गया आपका। ठीक है, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 बताना मस्त था, इम्पोर्टेंट भी था, लेकिन मैंने मीट पर टाइम दिया हुआ है 5 बजे बच्चों को, तो और मैं भूल गया अगर, तो फिर